नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सुनील और शुरुआत करने वाले हैं आज क्लास 9 चैप्टर द फंडामेंटल ऑफ लाइफ का। जानते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या होगा। शुरुआत करते हैं हम अपने इस चैप्टर के अंदर सेल से। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें सेल की स्टडी करनी होगी, सेल और सेल से जुड़ी हुई सारी बातें। सेल है क्या, सेल कैसे फंक्शन करेगा और हमारी बॉडी सेल से बनी कैसे है। तो इन सारी बातों को जानने के लिए इस इंट्रोडक्शन चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं। पहले ही टॉपिक में हमें देखना होगा व्हाट इज सेल। सेल है क्या। तो सेल की एक सिंपल सी डेफिनेशन समझने के लिए हम अब जब अपनी एनसीईआरटी बुक को खोल के देखेंगे तो उसके अंदर लिखा होगा द फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इज नोन एज सेल। चलिए सबसे पहले हम इन छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब सीखते हैं। फंडामेंटल यूनिट होता क्या है। तो इस फंडामेंटल यूनिट को समझने के लिए हमने एक सिंपल सी एक डेफिनेशन लिख रखी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस विच शोज अ सेल्स कैपेबिलिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो सिंपली कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल हो, बस एक ही सेल उसका इंडिपेंडेंट रह के सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। जैसे उसका एक सिंपल सा सेल रेस्पिरेशन भी करने में भी कैपेबल हो, डाइजेशन करने में भी कैपेबल हो और साथ ही एक्सक्रीटरी सिस्टम करने में भी कैपेबल हो। तो सिंपली हम उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और वही एक सेल अपनी सारी लाइफ इंडिपेंडेंट रह के ये सारी प्रोसेस को कंटिन्यूअसली करता रहता है। तो सिंपली हम इसे कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट। और जानते हैं इसके साथ ही इसका एक एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए कब अमीबा को कंसिडर कर सकते हैं। तो सिंपली अमीबा के अंदर रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इवन और सारी ऐसी प्रोसेसेस होती रहेंगी और सिंपली उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है। तो आई थिंक वो फंडामेंटल यूनिट बना। उसके बाद करें हम बेसिक यूनिट की, तो ऐसा सेल जो अपने लिए खुद से प्रोटीन को सिंथेसाइज करता हो, प्रोटीन यानी कि सेल का फूड। तो ऐसा कोई सेल जो अपने लिए प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और साथ ही अपनी बॉडी जैसी रेप्लिकेशन भी करता है। रेप्लिकेशन अपनी जैसी एक एग्जैक्ट कॉपी बनाना। तो सेल विच इज एबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड रेप्लिकेट इटसेल्फ, अपने लिए प्रोटीन बनाने के साथ साथ ये अपनी जैसी कॉपी बनाता है। तो उसे हम कहते हैं बेसिक यूनिट। बात करें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की, तो हम बात करें सेल के। अभी हमने बात करी थी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, ऐसे ही नेचर में कुछ मल्टी सेलुलर भी हैं यूनिसेलुलर के साथ साथ। अब मल्टी सेलुलर के पास खूब सारे सेल होंगे, लगभग कितने, अराउंड 3 ट्रिलियन तक। सो सिंपली देखें, ह्यूमन बॉडी कंपोस्ट अराउंड 3 ट्रिलियन ऑफ सेल। एक जब ह्यूमन बॉडी या कोई सा भी ऑर्गेनिज्म इतने सारे सेलों से मिलकर बना होगा तो सिंपली हम उसे मल्टी सेलुलर का नाम देंगे। अब ऐसे मल्टी सेलुलर के अंदर खूब सारे सेल्स बने होंगे जिनके, जैसे सिंपली हम यहाँ बात करें, एक कुछ सेल्स है ए और यहाँ कुछ सेल है बी और यहाँ कुछ सेल है सी। जहाँ कुछ सेल ए हैं जिनके सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर वाले सेल अरेंज हो चुके हैं एक बॉक्स के अंदर। फिर दूसरी तरफ वहाँ सेम स्ट्रक्चर वाले सेल बी में अरेंज होगा और सेम स्ट्रक्चर वाले सेल सी में अरेंज हो जाएंगे। अगर इनके स्ट्रक्चर सेम है तो ऑलमोस्ट इनके फंक्शन भी सेम ही होंगे। तो सारे ये ग्रुप का फंक्शन भी एक जैसा ही है, बी का फंक्शन भी एक जैसा है। बी का फंक्शन ए के फंक्शन से थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि सेकंड वाला बॉक्स फर्स्ट वाले बॉक्स से स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। अगर ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट है तो ये ऑब्वियसली फंक्शन में भी डिफरेंट होगा। ऐसी सेकंड वाला बॉक्स हमारा थर्ड वाले बॉक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट है तो फंक्शन में भी डिफरेंट होगा। और ऐसे ही खूब सारे सेम स्ट्रक्चर वाले सेल हमारी बॉडी को अरेंज करते हैं। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं। और सिंपली जब ये सारे स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में जुड़ेंगे, सारे ए के ग्रुप, बी के ग्रुप एंड सी के ग्रुप, तो इनके फंक्शन भी हमने कहा था अगर इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं तो इनके फंक्शन भी अलग अलग होंगे। ऊपर वाले के स्ट्रक्चर नीचे वाले के स्ट्रक्चर थोड़े डिफरेंट है। तो इसका मतलब ऊपर वाले का फंक्शन नीचे वाले
स्ट्रक्चर से फंक्शन थोड़ा सा अलग होगा। तो इसी बेसिस पे हमने कहा सारे ए वाले सेल्स को अगर हम देखें रेस्पिरेशन का नाम दे दिया तो ये सारे रेस्पिरेशन करेंगे। बी वालों को अगर हमने डाइजेशन सेल का नाम दे दिया तो सारे के सारे मिलके डाइजेशन करेंगे। और सी वाले को अगर हमने एक्सक्रिएशन का नाम दे दिया तो सारे के सारे हमारे एक्सक्रिएशन करेंगे। तो ऐसे ही बॉडी में खूब सारे सेल्स होंगे जो जिनके मिलने से हमारी पूरी बॉडी मिली होगी। तो ऑलमोस्ट इस बात से हम ये तो कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इवन प्लांट हैं या फिर ह्यूमन हैं या फिर एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम शुरुआत करें इस चैप्टर के अंदर कि सेल बने कैसे, और इस सेल के बनने की कहानी को सीखने के लिए हमें जानना होगा जब हमारे अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी तो कई बिलियन ईयर पहले जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई हमारी सन से, तब धीमे धीमे अर्थ ठंडी होने लगी। जब अर्थ धीमे धीमे ठंडी हुई तो उस पर बारिश हुई। तो कई बिलियन ईयर पहले जब हमारे अर्थ की फॉर्मेशन हो रही थी तब खूब सारे पत्थर चट्टानें आपस में टकराई और उनसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। उस हीट एनर्जी से खूब सारी हीट एवोल्यूट हुई और हीट धीमे धीमे एवोपोरेशन से कंडेंसेशन हुई, भाप बनी और भाप धीमे धीमे कंडेंस होती गई। तो इस प्रोसेस ऐसी चलती रही और कई सालों तक अर्थ पे हमारे बारिश हुई। और बारिश होते 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 जो पहला बैक्टीरिया बना हमारी अर्थ पे, जो पहला सेल बना वो हमारा बैक्टीरिया का था। और उस बैक्टीरिया के सेल से बनते बनते आज हम एवोल्यूशन होते 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 उसमें डाइवर्सिटी हुई और आज हम खूब सारे क्रिएचर को अर्थ पे देख सकते हैं। तो सिंपल ये कहानी हमारी अर्थ सेल के फॉर्मेशन की थी और ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा सेल के इंट्रोडक्शन से था। सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ सेल को और ये जाने कि सेल की डिस्कवरी की किसने थी या सेल को ढूंढा किसने था। तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के टाइम में। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका जन्म लंदन में हुआ था और उन्होंने एक दुनिया का पहला सेल देखा। ही शो द फर्स्ट नॉन लिविंग सेल जो कि एक नॉन लिविंग था। अब ये नॉन लिविंग सेल आया कहाँ से? तो सिंपली इंग्लैंड के अंदर एक ट्रीज लगी हुई होती, सो इन ट्रीज का नाम है कॉर्कस सुबेर। कॉर्कस सुबेर उस ट्री की बार्क निकाल के उस ट्री की बार्क से सिंपली कुछ कॉर्क्स बनाए जाते हैं। सिंपली हम जैसे देखें कोई बॉटल्स के ऊपर जो लिड लगी रहती वो सिंपली कॉर्क ही है एक। सो कॉर्क की उन्होंने एक पतली सी स्लाइस ली, उस कॉर्क की बार्क कॉर्कस सुबेर की ट्री में से कॉर्क बनती है। उस कॉर्क की उन्होंने एक पतली सी स्लाइस ली, उस पतली सी स्लाइस को उन्होंने एक माइक्रोस्कोप पे रख के देखा। अब वो माइक्रोस्कोप कौन सी थी? तो वो सिंपली एक सिंपल सी माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने डिजाइन की थी या उन्होंने बनाई थी। सिंपल सी माइक्रोस्कोप जब उन्होंने बनाई सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, सो आई थिंक हम ये भी माने कि उस समय वो डिस्कवरर ऑफ माइक्रोस्कोप भी थे। अब उस माइक्रोस्कोप की क्वालिटी क्या क्या थी सो हम वो देखें। वो माइक्रोस्कोप आज की माइक्रोस्कोप की कंपैरेटिवली बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा बेसिक सी है, लेकिन वर्किंग है। तो उस माइक्रोस्कोप के अंदर हमने देखा कि उसकी मैग्नीफिकेशन पावर बड़ी कम थी। अभी मैग्नीफिकेशन पावर होता क्या है? किसी की जूम होने की पावर। सिंपली जैसे हम एक स्क्रीन को, मोबाइल की स्क्रीन को जूम करके देखते हैं, तो ऐसे ही उसे जूम करने की पावर बड़ी कम थी, जूम नहीं होती थी स्क्रीन। अच्छा, दूसरा हमने देखा कि उसकी रेजोल्यूशन पावर, रेजोल्यूशन दैट्स क्लियरिटी, उसके अंदर इतना भी ज़्यादा क्लियर हमें नहीं दिखता था, फिर भी चीज़ें दिखती थी। सो मैग्नीफिकेशन पावर और रेजोल्यूशन पावर उसकी बहुत कम थी। जब उन्होंने एक पतली सी स्लाइस कट करके उस माइक्रोस्कोप के अंदर रखी तो उन्होंने एक ऑब्जर्व करा कि सिंपली बस उन्हें एक बाउंड्रीज दिखी। उन्हें पहले एक हनीकॉम्ब सा स्ट्रक्चर दिखा। इस स्ट्रक्चर का नाम लिख सकते हैं हम हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर सिंपली हमें हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा, जहां उन्हें सिंपली ऑब्जर्व करा कि इस पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ उन्हें बाउंड्रीज दिख रही थी और इस अंदर का स्पेस
उन्हें सब कुछ खाली दिखा। तो हमने ये लिखा सिंपल कि बाउंड्री ही उन्हें ऑब्जर्व हुई, बाकी अंदर स्पेस कैसा था, एम्प्टी स्पेस, कुछ खाली सा स्पेस। और उन्हें अलग अलग जो कंपार्टमेंट्स बने हुए थे इस सेल्स के 1 2 3 4 ऐसे खूब सारे कंपार्टमेंट थे, उन्हें उन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया लिटिल रूम। और वही लिटिल रूम को हम उनकी लैंग्वेज में कह सकते हैं सेलुला। तो फर्स्ट टाइम जो सेल का नाम दिया गया था वो था सेलुला। सेलुला वर्ड ड्राइव हुआ हमारे एक लिटिल रूम की मीनिंग से। तो ऐसे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया। साथ ही हम ये देखें कि यही वो रॉबर्ट हुक है, जो रॉबर्ट हुक आप फ्यूचर में फिजिक्स के अंदर इनके नाम का एक हुक्स लॉ पढ़ेंगे। सो बायो की फील्ड में साथ साथ फिजिक्स की फील्ड में भी इनका खूब सारे इन्होंने इनोवेशन करे। सिंपली आप ये कह सकते हैं सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी का नाम देंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने देखा हुआ था रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक ने अपनी एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से कैसे एक सेल को डिस्कवर करा हुआ था, और सिंपली वो सेल हमारा एक डेड सेल था। अब हम बात करेंगे लिविंग सेल के बारे में। और अराउंड उसके 9 साल बाद एक पर्सन थे, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोइन वैन ल्यूवेनहुक, जिन्होंने 1674 के अंदर एक लिविंग सेल डिस्कवर करके दिया। ठीक है, वो लिविंग सेल उन्होंने किस चीज़ से देखा और कैसे देखा, सो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो उन्हें 1674 में उस लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है जिस ऑर्गेनिज्म का नाम है एल्गी। सो एल्गी स्पायरोगायरा का उन्होंने एक सेल देखा। सो हम उनकी माइक्रोस्कोप के बारे में बात करें, उनकी माइक्रोस्कोप थी कैसी जिनसे उन्होंने एक सेल को देखा हुआ था। सो इस माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो पहले रॉबर्ट हुक की जो माइक्रोस्कोप थी, अगर आपको याद होगा, तो उस माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफिकेशन पावर कम थी और साथ ही रिजोल्यूशन पावर भी कम थी। अब मैग्नीफिकेशन पावर होता क्या है, तो मैग्नीफिकेशन पावर उस पावर को कहते हैं नॉर्मली किसी चीज़ के जूम करने की पावर को, क्योंकि सेल को जितना हम ज़्यादा जूम करके देख पाएंगे सेल के अंदर इंटरनली मटेरियल और सेल को हम उतना ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। सो मैग्नीफिकेशन पावर जूम करने की पावर है। सो ये इस माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफिकेशन पावर इम्प्रूव हुई, और साथ ही हम ये देखें इसके अंदर एक पावर और इम्प्रूव हुई, दैट्स रिजोल्यूशन पावर। और रिजोल्यूशन पावर भी इम्प्रूव हुई। अब रिजोल्यूशन पावर होती क्या है, तो एक जब भी हम किसी छोटे पार्टिकल को देखेंगे या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब हम एक माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसकी पिक्चर कितनी ज़्यादा क्लियर है या उसकी पिक्चर कितनी ज़्यादा हमें गुड क्वालिटी की दिखेगी, सो उसी को हम नाम देंगे रिजोल्यूशन पावर के। सो इस टाइम में 1674 के टाइम में मैग्नीफिकेशन पावर भी माइक्रोस्कोप की थोड़ी सी इम्प्रूव हुई थी और साथ में रिजोल्यूशन पावर भी इम्प्रूव हुई थी। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उनकी बनाई हुई माइक्रोस्कोप एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप थी, या उनके समय में अब एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डेवलप हो चुकी थी। सो सिंपली देखें, ही शो द फर्स्ट लिविंग सेल, इन्होंने अपनी लाइफ में एक फर्स्ट लिविंग सेल देखा हुआ था। अब लिविंग सेल वो आया कहाँ से, सो उन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है एल्गी, सिंपल हमने देखा ग्रीन एल्गाई नॉर्मली हमारे पानी के अंदर लगी हुई होती, पॉन्ड के अंदर या स्टोर वाटर एक जगह कहीं बात पानी जब रुका हुआ होता सो आपने देखा ग्रीन ग्रीन पानी के अंदर आ जाता। सो ऑर्गेनिज्म को नाम देंगे हम एल्गी का। सो उन्होंने ऐसा एल्गी का एक स्पायरोगायरा सेल देखा हुआ था। सो उस सेल को उन्होंने देखा कि मूवमेंट करता हुआ अपनी माइक्रोस्कोप में। जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें मूवमेंट करता हुआ दिखा तो यहाँ से जन्म हुआ लिविंग सेल का। तो यहाँ से पता चला कि ये सेल कैसा था, लिविंग सेल था। साथ में फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपनी सलाइवा को इससे देख के देखा, सलाइवा को चेक करा, सलाइवा होती क्या है सो हम वो जानेंगे। नॉर्मली माउथ के अंदर जो हमारी जो माउथ के अंदर जो सिंपली जो बॉडी सब्सटेंस है वो हमारा सलाइवा होगा। तो उन्होंने सलाइवा को देखा, फिर उन्होंने ब्लड को देखा, फिर उन्होंने एक्साइटेड लिविंग सेल को देखा, पॉन्ड वाटर को देखा एंड सीमेन को देखा।
इन सारे कंपोनेंट को वो बारी बारी देखते चले गए। यहाँ से एक कॉमन चीज जो निकल के आई, सारे के सारे लिविंग सेल थे और सिंपली ये जो डिस्कवरी या रिसर्च कर रहे थे वो एनिमल सेल पे कर रहे थे। सो ये एनिमल सेल थे। आज के समय में अगर हम बात करें इस डिस्कवरी की, तो एक बड़ी सिंपल सी डिस्कवरी है या बहुत सिंपल सा रिसर्च है, लेकिन उस समय की अगर 1674 की बात करें तो उस रिसर्च को वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च माना गया है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का रिसर्च माना गया। क्यों? क्योंकि आज के समय में इसी रिसर्च के बेसिस पे मेडिकल साइंस में जो भी इम्प्रूवमेंट आए हैं, सो आई थिंक उसकी फाउंडेशन यही हमारी रिसर्च है। और मेडिकल साइंस के साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल साइंस के अंदर भी हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, सो ऐसा ही माइक्रोज्म इनने भी देखा था। ठीक है, सो ये सारी कहानी हमारी थी सर एंटोन ल्यूबेनोव की। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम सर एंटोन ल्यूबेनोव के बारे में जान चुके थे और साथ ही हमने ये भी देखा कि सर एंटोन ल्यूबेनोव ने कैसे एक लिविंग सेल हमें डिस्कवर करके दिया और अलग अलग चीजों में लिविंग सेल को देखा कैसे। उसके अराउंड 57 ईयर बाद एक पर्सन और आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, और 1831 में उन्होंने हमें एक सेल का नया ऑर्गन ढूंढ के दिया जिस ऑर्गन का नाम है न्यूक्लियस। सो ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन 1831। सो 1831 में उन्होंने हमें न्यूक्लियस ढूंढ के देखा। अब देखिए न्यूक्लियस है क्या और ये होता कहाँ है। सो ये हमारी एक सेल है, एक ए बी सेल और एक ई बी सेल। सेल के अराउंड जो बीचों बीच आप देख सकते हैं, सेल के जो बीचों बीच आपको जो सब्सटेंस दिख रहा है, एक डार्क सा सब्सटेंस, उसका नाम है न्यूक्लियस। सो जो सर्कुलर आप सब्सटेंस देख सकते हैं इसके अंदर जो ऑर्गन, उसका नाम न्यूक्लियस है। ठीक है, सो ये न्यूक्लियस इन्होंने डिस्कवर करके दिया। अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे, तो जब वो इन पे डिस्कवरी कर रहे थे तो उन्हें बस यही पता था कि सेल के अंदर एक एम्प्टी स्पेस है, और इन्होंने उस अपनी और हाई रेजोल्यूशन पावर के माइक्रोस्कोप से जब देखा तो उन्हें कुछ डार्क सब्सटेंस दिखा, और दैट डार्क सब्सटेंस इज न्यूक्लियस, तो उसका नाम न्यूक्लियस रखा गया। चलिए देखें इस न्यूक्लियस के बारे में और भी क्या यूनिक है। तो इनसाइड द रूट सेल इन्होंने देखा कहाँ था, सो इन्होंने रूट सेल ऑफ ऑर्चिड के रूट सेल में इन्हें देखा हुआ था, और फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व इन्हीं ने इसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व कराया था, इसलिए न्यूक्लियस की रिसर्च रॉबर्ट ब्राउन के नाम पे जाती है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन प्रूव दैट द न्यूक्लियस इज मेनली द स्टोर हाउस ऑफ हेरिडिटी। अभी हेरिडिटी होता क्या है, सो इस हेरिडिटी को समझते हैं। हेरिडिटी वो कैरेक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है। सो जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई चीज़ अगर पास ऑन होगी तो उसके हिसाब से उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। सो न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटी कैरेक्टर है। अब ये हेरिडिटी कैरेक्टर और डिटेलिंग में समझने के लिए है क्या, तो आई थिंक आप समझ सकते हैं, आपने कभी नाम सुना हो डीएनए का। सो उसके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए और या जेनेटिक मटेरियल हमारी हर एक सेल में सेम था। हमारी बॉडी के हर एक सेल में डीएनए सेम होगा, लेकिन हमारे सेल अलग अलग होंगे। हमारी बॉडी में अलग अलग सेल है, जैसे देखने के कुछ अलग सेल होंगे, हम जब रेस्पिरेशन करेंगे सांस लेने वाले सेल कुछ अलग होंगे, डाइजेशन के सेल अलग होंगे, लेकिन सारे सेलों के अंदर डीएनए सेम होगा। तो इसका मतलब ये है, आई थिंक आप ये भी समझ सकते हैं कि डीएनए से ही सेल बने हैं। क्योंकि इसे हम चैप्टर के और डिटेलिंग, जब चैप्टर को अंदर देखेंगे तब हम जानेंगे डीएनए और जेनेटिक मटेरियल को और हेरिडिटी के बारे में। अभी आप इतना समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटी मटेरियल होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कवर करके दी थी हमें 1831 के। ये वही रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने हमारी केमिस्ट्री का एक चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, उस चैप्टर के अंदर जब आप पढ़ेंगे ब्रोनियन मोशन, वो ब्रोनियन मोशन ही भी इन्हीं की रिसर्च है। आप इसका एक